हेलो फ्रेंड्स, एडुप्रार में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लावर यानी फूल के बारे में पढ़ेंगे। हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है फ्रेंड्स, एमसीक्यू का। और आपको पता है कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। और ये लगभग 50% से 60% के आसपास एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, और बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है या ले रही है 30 तारीख को, उसमें भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आने की संभावना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही अब पूछे जा रहे हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम में। रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, या और कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है एमसीक्यू का, और मैंने पहला वीडियो पर्यावरण का डाल रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक उड़हुल का फूल है फ्रेंड्स। देखिए, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग थैलमस यानी पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जो है पुष्प बैठा रहता है, यानी जहाँ उसका आसन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरा पुष्प आसन कहलाता है फ्रेंड्स, पुष्प आसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में थैलमस कहते हैं। और ये जो जिसको हम लोग डंटी जो ऐसे पकड़े हुए रहते हैं इस तरह से, इस पार्ट को हम लोग पेडिकल यानी डंठल कहते हैं। और जो ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ये जो होता है हरा कलर का होता है, इस तरह से पहले चिपके हुए रहते हैं सब एक दूसरे से। उसका जब हम लोग एक पत्ता, इस एक पत्ते को हम लोग सेपल कहते हैं। और जब सभी पत्ते, जब पौधे जो फूल होता है, जब बच्चा होता है, काफ़ी छोटा होता है, तो जितने भी ये पत्ते होते हैं सब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। उस समय उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और जब उसके एक पत्ते को हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग सेपल कहते हैं, यानी बाह्यदल। सेपल बोलते हैं, यानी कि बाह्यदल बोलते हैं इसको। और ये जो है, ये फूल का जो पत्ती है, ये फूल के पत्ती को, एक पत्ती को हम लोग पेटल कहते हैं, यानी दल कहते हैं। एक पत्ती को हम लोग दल कहते हैं, पेटल कहते हैं। और जब पूरे पत्ती एक साथ मिल जाएंगे तब हम लोग उसको कोरोला कहते हैं, कोरोला। और एक पत्ती को हम लोग, एक पत्ती इस तरह से हम लोग निकालेंगे, फूल का जो लाल वाला भाग है उसको हम लोग पेटल यानी दल कहते हैं। पौधा का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग, यानी फ्लावर का जो अध्ययन होता है, फूल का जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, देखिए, ये जो पौधा है इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो भाग में। एक होता है नर भाग और दूसरा होता है मादा भाग, मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। मेल जो गैमेट्स होता है, जो मेल पार्ट होता है, उसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, यानी कि उमंग कहते हैं। और जो नर वाला यानी फीमेल वाला जो पार्ट होता है, मादा वाला, उसको हम लोग जायांग कहते हैं, गैनोशियम कहते हैं, इस वाले पार्ट को। तो नर भाग यानी कि मेल गैमेट्स में पॉलन ग्रेन आता है, जिसको हम लोग हिंदी में परागकण कहते हैं। उसके बाद एंथर, जिसको परागकोश कहते हैं। उसके बाद फिलामेंट, जिसको पुष्प तंतु हिंदी में कहते हैं हम लोग। और पीटल हो गया, ये तो पीटल तो ये भाग हो गया पत्ते वाली। तो ये तीन पार्ट होते हैं जो मेल पार्ट होते हैं, ये तीन, पॉलन ग्रेन, एंथर और फिलामेंट। ये जो पूरा जो भाग होता है एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम लोग स्टेमेन कहते हैं, यानी कि पुंकेसर बोलते हैं इसको। ये पूरा नरभाग हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं फीमेल पार्ट्स में। इसके बाद ये जो है मादा भाग यानी फीमेल वाला पार्ट है फ्रेंड्स। तो फीमेल वाले पार्ट में स्टिग्मा आता है, जिसको हम लोग हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद स्टाइल, जिसको वर्तिका कहते हैं। ओवेरी यानी अंडाशय, ओव्यूल यानी अंडकोश।
अस्टिग्मा, अस्टाइल और ओवेरी, ये तीनों को मिलाकर हम लोग इसको स्त्री केसर कहते हैं, कार्पेल, या इसी को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, और पिस्टिल भी इसको कह सकते हैं। तो 4 पार्ट हो गया इसका और 3 पार्ट हो गया नर भाग का। तो मादा भाग को आसान है, यहाँ एस से दोनों स्टिग्मा और स्टाइल दोनों शुरू हो रहा है, ओवेरी और ओव्यूल ओ से शुरू हो रहा है। तो इंग्लिश में याद करना आसान है, SSOO। तो इस तरह से हम लोग स्त्री वाला भाग यानी मादा वाला भाग और नर वाला भाग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि फूल का कौन सा इसमें से नर भाग है या मादा भाग है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, ये हम लोग देखते हैं। निषेचन किस तरह से होते हैं, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये एंथर कहलाता है। इसमें पीले कलर का छोटे छोटे दाने होते हैं। ये जो दाना होता है, ये हवा चलने के दौरान या फिर कोई कीट पतंग इस पर जब बैठती है तो उसके पैरों में ये अटक जाता है और यही भाग चला जाता है। वो उड़कर अगर वो कीट पतंग इस पे बैठ गया तो इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इस पूरे पार्ट को, यानी वर्ती काग्र। जब वो वर्ती काग्र में बैठ जाते हैं और ये जो एंथर है वो यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये जो एंथर होता है ये पोलन ट्यूब के जरिए, इस भाग के जरिए क्या होता है, इसमें एक लिक्विड पाया जाता है फ्रेंड्स। इस लिक्विड के जरिए वो नीचे आते हैं। नीचे जो ये वाला जो भाग है जिसको हम लोग ओवेरी कहते हैं, इस ओवेरी में वो आएगा और यहाँ पे इग्स होते हैं, अंडे होते हैं, फूल के अंडे होते हैं। यहाँ आने के बाद क्या होगा, वो मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। इसका सिर्फ एक ही पार्ट इसमें से आकर मिलेगा फ्रेंड्स, नर का एक भाग इसमें से आकर मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, और बाकी जो एंथर होते हैं वो आकर पुष्पासन में चिपक जाते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। जब ये दोनों भाग मिलते हैं तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो बच गया एंथर यानी पोलन ग्रेन, वो चला जाता है पुष्पासन में, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं यानी भ्रूणकोष कहते हैं। जब ये पौधे यहाँ पे आएंगे तो एक दूसरे से फर्टिलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे से निषेचन कर लेते हैं, और तब एक नया भ्रूण बनता है, एक नया फूल बनने लगता है। देखिए एक होता है युग्मक और एक होता है युग्मनज, गैमेट्स और जायगोट। जब ये दोनों भाग मिल जाते हैं, यानी कि नर वाला गैमेट्स यानी नर वाला जो आपका गैमेट्स हो गया, युग्मक हो गया, और मादा वाला, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब ये कहलाते हैं पूरी तरह से गैमेट। और इसे मिलने के बाद जब ये निषेचन दोनों का हो जाता है तब वो कहलाते हैं युग्मनज यानी कि जायगोट। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई जीवों को सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। पहला है केला, दूसरा है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट, चौथा ऑप्शन है अमीबा। अब इसमें से बताना है कि कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। देखिए अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। अलैंगिक को हम लोग इंग्लिश में आसेक्सुअल कहते हैं, आसेक्सुअल कहते हैं, और लैंगिक को हम लोग सेक्सुअल कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं फ्रेंड्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट।
दोनों इसमें भाग लेते हैं। और आसेक्सुअल में कोई एक होता है, या तो मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा, या तो नर युग्मक होगा या मादा युग्मक होगा। तो जो सेक्सुअल होता है तो उसमें तो कुत्ता तो आएगा नहीं, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो सेक्सुअल होता है, जो आदमी की तरह यानी मानव की तरह होता है उसका। बाकी जितने भी है केला, ईस्ट, अमीबा, ये आसेक्सुअल होते हैं। इसमें कोई या तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट से ही ये होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 3 और 4, केला, ईस्ट और अमीबा। कुत्ता नहीं हुआ क्योंकि ये लैंगिक जनन करते हैं। ये हो जाएगा लैंगिक जनन। आगे दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए पुंकेसर और परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, पुंकेसर और वर्तिका। इसका आंसर बी था फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले का। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, परागकोश और अंडाशय। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? तो परागकोश होता है और अंडाशय। यहीं पे आके नर और मादा युग्मक मिलते हैं अंडाशय में। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम कौन सा है? पहला है ऑप्शन परागन, निषेचन, नवोद्भिद, भ्रूण। दूसरा ऑप्शन है नवोद्भिद, भ्रूण, निषेचन, परागन। तीसरा ऑप्शन है परागन, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद। चौथा ऑप्शन है भ्रूण, नवोद्भिद, परागन, निषेचन। तो इसमें सी हो जाएगा, परागन, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद। पहले परागन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और तब एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा, और तब जाकर ये बीज बनेगा। बीज यानी कि पौधा, फूल का जो बच्चा होगा वो। परागन, इसमें पहला वाला जो ऑप्शन था परागन, निषेचन, नवोद्भिद पहले ही दे दिया, उसके बाद भ्रूण दिया, जबकि भ्रूण पहले होना चाहिए फ्रेंड्स। बी तो होगा नहीं क्योंकि नवोद्भिद इसमें पहले ही डाल दिया है, और डी नहीं होगा क्योंकि भ्रूण पहले ही से लिख दिया है, जबकि परागन और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। संतति का मतलब ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, ऑफ स्प्रिंग। तो अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता क्यों होता है? पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन में ही केवल जनन भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। चौथा ऑप्शन है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 1 और 2 दोनों। अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है गोल्जी का, और चौथा है जीन। तो ये सब तो होगा नहीं क्योंकि ये सब कोशिका का भाग है, इसमें जीन हो जाएगा। जीन ही है जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी कि माता पिता से बच्चों में जो लक्षण जाते हैं वो जीन की वजह से जाता है फ्रेंड्स, जीन की वजह से। छठा नंबर क्वेश्चन है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन है केवल जनकों से समानताएं, दूसरा ऑप्शन है केवल जनकों से विविधताएं, तीसरा ऑप्शन है जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं, और चौथा है ना समानताएं और ना विविधताएं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जनक के साथ समानता यानी कि समानता तो होता ही है पेरेंट्स के साथ में, और कुछ कुछ विविधताएं यानी
डाइवर्सिटी भी पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं हम लोग। अमीबा, स्पायरोगैरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन है ये अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये सभी एक कोशिकीय हैं। तीसरा ये केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं। चौथा है ये सभी बहुकोशिक हैं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हम अभी बताएं कि ये सब जितने भी होते हैं सब अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक क्या होता है? आसेक्सुअल को कहते हैं फ्रेंड्स, आसेक्सुअल, जिसमें केवल मेल या फीमेल गैमेट्स होता है, केवल मेल या फीमेल गैमेट्स होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, स्पायरोगेरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तंतु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक कोशिका का 2 कोशिकाओं में विभाजित होना। तीसरा है एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होना। चौथा है पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं का बनना। तो 8 का ए हो जाएगा। तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर स्पायरोगेरा में अलैंगिक जनन होते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा है न्यूनकारी विभाजन, तीसरा है द्विविभाजन, चौथा है बहुविभाजन। तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है फ्रेंड्स, बहुविभाजन। इसका आंसर हो जाएगा बहुविभाजन। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है युग्मनज भ्रूण नवोद्भिद, दूसरा है युग्मक भ्रूण नवोद्भिद, तीसरा है नवोद्भिद भ्रूण युग्मनज युग्मक, और चौथा है युग्मक भ्रूण युग्मनज नवोद्भिद। तो 10 का ए हो जाएगा। पहला युग्मक होता है फ्रेंड्स, युग्मक मतलब गैमेट्स हो गया। जब दोनों मेल और फीमेल जब मिलते हैं, मेल और फीमेल जब दोनों मिलेंगे तब वो युग्मक होते हैं, युग्मक। और दोनों को मिलने के बाद युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहते हैं हम लोग युग्मनज। युग्मक को हम लोग इंग्लिश में गैमेट कहते हैं। जब दोनों मिल जाएंगे उसके बाद ही भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण बनने के बाद नवोद्भिद यानी कि बच्चे का प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी में युग्मनज पहले दे दिया था जाइगोट, जबकि गैमेट होना चाहिए, युग्मक होना चाहिए था। नवोद्भिद पहले नहीं होगा, न ही युग्मक पहले होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्पेसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? पहला ऑप्शन है युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाना, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधा रह जाना, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दुगना हो जाना, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। युग्मक बनने के बाद गुणसूत्र की संख्या आधा रह जाता है फ्रेंड्स। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है परागकण और वर्तिका का ऊपरी सतह, दूसरा है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, चौथा है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पराग नली पोलन ट्यूब वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड होते हैं।
ऊपरी सतह यानी ऊपर वाला जो पार्ट था फ्रेंड्स, इस तरह से जो पार्ट था ये पॉलन ट्यूब था, और इसमें से ये जो भाग था ये बीजांड, ये इस पे मिलते हैं। तो यही बात कर रहा था वो। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं। तो 13 का हो जाएगा डी नंबर, 2 और 4। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं और निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं। ये लैंगिक जनन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, 14th, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। दूसरा है इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं। तीसरा है इनमें परागन होता है। और चौथा ऑप्शन है एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं और फल उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर फ्रेंड्स, 2, 3 और 4। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर एक लिंगी पुष्प में। दोनों में से कोई एक ही पार्ट रहता है, या तो फीमेल का रहेगा या तो मेल का रहेगा। उसके बाद इनमें परागन तो होगा ही, और वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते, ये फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सीरीज़ ख़त्म होता है। आगे कल फिर से किसी टॉपिक पे हम सीरीज़ बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।